हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। खैर, देखिएगा जी, हम बात कर रहे थे गुप्त वंश की, और गुप्त काल में हमने गुप्त वंशावली की बात करी, गुप्तों की जो है उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करी। फिर गुप्तों के जो प्रारंभिक दो शासक थे उसके बारे में भी हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखो, मैंने आपको कहा कि श्रीगुप्त का शासनकाल 275 से लेकर के 300 ईस्वी तक, उसके बाद 300 से लेकर के 319 ईस्वी तक घटोत्कच शासक बना, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ विशेष जानकारियां मिलती नहीं है। घटोत्कच का पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और यह शासक बनता है 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक का जो शासनकाल का समय है, वो शासनकाल का समय बेटा जी याद रखना किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम का है। किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम का है। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंशावली का प्रथम ऐसा शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अपने राज्यरोहण के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को 9 मार्च 319 ईस्वी को एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। कब चलाया, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कई बार ये एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बेटा कि इसने वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम मिलता है कुमार देवी, वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। देखो, वैशाली में जो ये लिच्छवी वंश है ना, ये प्राचीन काल से चला आ रहा था, ठीक है ना। बड़ा शक्तिशाली वंश था ये, है ना। तो वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी, वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम क्या मिलता है? कुमार देवी। इस कुमार देवी से विवाह कर लेता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन कर लेता है? चंद्रगुप्त प्रथम इस कुमार देवी के साथ में विवाह करता है, और विवाह करने के उपरांत इसे ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र वाला जो भाग था, वैशाली का जो, माफ कीजिएगा, वैशाली वाला कुछ जो भाग था, वो वैशाली का कुछ भाग दहेज में मिला, और यहीं से जो पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र था, ये भी इसके एक तरीके से क्षेत्राधिकार में आ जाता है। इसने जो ये विवाह किया, इस विवाह का उल्लेख इस चंद्रगुप्त प्रथम ने, मैं सीजी फर्स्ट लिख दूं, सीजी फर्स्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ये लिच्छवी राजकुमारी है ना। क्या नाम है बेटा इसका? लिच्छवी राजकुमारी है कुमार देवी, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कुमार देवी, ठीक है। और इन दोनों का जब विवाह हुआ, तो विवाह के उपरांत इसने जो है कुछ सिक्के प्रचलित करवाए। कौन से सिक्के प्रचलित करवाए? जिस पर इन दोनों का अंकन था। ऐसे सिक्के प्रचलित करवाए जिस पर इन दोनों का अंकन था, ऐसा सिक्का चलाया इसने। आगे बात समझ में। और इन्हीं सिक्कों को क्या कहा गया? कुमार देवी प्रकार के सिक्के कहा गया। क्या कहा गया बेटा? कुमार देवी प्रकार का सिक्का। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, कुमार देवी प्रकार का सिक्का। कुमार देवी प्रकार का सिक्का किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी प्रकार का इसने क्या चलाया बेटा जी? सिक्का चलाया। और वस्तुतः ये जो सिक्का था, ये किससे निर्मित था? सोने का सिक्का है। किसका है? सोने का सिक्का है। किसका सिक्का है? सोने का सिक्का है। अब देखो, इसी को राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का सिक्का। इसी को क्या कहा जाता है? राजा रानी प्रकार का सिक्का भी इसको कहा जाता है। ये बात आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। देखो, या तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कुमार देवी प्रकार का सिक्का किसने चलाया, ठीक है, या आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राजा रानी प्रकार का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, या आपसे देखो, क्योंकि विवाह किया इसलिए इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता है? विवाह प्रकार का सिक्का। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? विवाह प्रकार का सिक्का। कौन सा? विवाह प्रकार का सिक्का। तो 3 नाम हो गए, देखो इसका याद रखना। कौन कौन से नाम हो गए? कुमार देवी प्रकार का सिक्का, इसी को नंबर 1, इसी को क्या कहा? राजा रानी प्रकार का सिक्का, और इसी को नंबर 3 पे हमने क्या कर दिया? विवाह प्रकार का सिक्का। तो ये इस प्रकार का सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और वैशाली व पाटलिपुत्र का कुछ भाग, वैशाली प्लस पाटलिपुत्र का कुछ भाग था, पाटलिपुत्र वाला जो कुछ क्षेत्र है का कुछ क्षेत्र दहेज में मिला। कुछ क्षेत्र किस में मिला? इसको दहेज में मिला, दहेज, ठीक है ना, दहेज में मिला। आगे बात समझ में क्लियर है कोई? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज, माफ करना बेटा, किस में मिला? दहेज में मिला, ठीक है। तो ये आपसे विशेष रूप से प्रश्न बन सकते हैं। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो ये सिक्का जो इसके द्वारा चलाया गया था, इस सिक्के से मिलता है। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास की पहली ऐसी राजकुमारी, भारतीय इतिहास की प्रथम ऐसी राजकुमारी जिसके सिक्के चलाए गए थे। ये प्रश्न लॉजिकल प्रश्न बनता है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनता है। तो ये याद रखना कि कौन थी वो? कुमार देवी, ठीक है ना। भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी, भारतीय इतिहास की, भारतीय इतिहास की, भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी, प्रथम राजकुमारी कौन सी थी? प्रथम राजकुमारी, प्रथम राजकुमारी जिसके नाम के सिक्के चलाए, जिसके नाम के सिक्के प्रचलित किए गए, वो कौन थी? याद रखिएगा, कुमार देवी थी। आगे बात समझ में क्लियर है। और वैशाली का कुछ भाग भी यहां से इनको क्या मिला था? दहेज में मिला। देखो, नाम ये एक ही है। इसी सिक्के को कुमार देवी प्रकार का सिक्का कहा जाता है, इसी को विवाह प्रकार का सिक्का, इसी को राजा रानी प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात याद रखिएगा कि पहला ऐसा शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी, पहला ऐसा शासक जिसने अपने राज्याभिषेक के दिन, अपने राज्यारोहण के दिन विशेष प्रकार का जो है, माफ कीजिएगा, कि इसने गुप्त संवत प्रचलित करवाया। पहला ऐसा शासक जिसने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए। प्रथम ऐसी राजकुमारी जिसके नाम के सिक्के चलाए गए, कौन थी? कुमार देवी। सिक्कों के नाम याद रखना, ये तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। वैशाली और पाटलिपुत्र वाला भाग किस रूप में मिला? तो दहेज के रूप में मिला। आगे बात समझ में क्लियर है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि पहली बार इन गुप्तों का कुछ ना कुछ थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार हो रहा है। किसके शासनकाल में? याद रखना बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान। और इसीलिए इसे इसका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुमार देवी से, इस चंद्रगुप्त प्रथम को 2 पुत्र हुए। एक का नाम तुल्यकुलुज और दूसरे का नाम मिलता है समुद्रगुप्त। दूसरे का नाम क्या मिलता है? समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में अब ये इतिहास में ये थोड़ी सी कुछ अनुश्रुतियां हैं, किंवदंतियां हैं, जहां कुछ विशेष पूरा स्पष्ट सुस्पष्ट विवरण नहीं मिलता। लेकिन कई इतिहासकार इस चीज को मानते हैं, कई इतिहासकार इस चीज को बोलते हैं। वही चीज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि एक तो तुल्यकुलुज और दूसरा समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष में समुद्रगुप्त ने अपने भाई तुल्यकुलुज को मार डाला और मारने के बाद में वो क्या बन बैठा? भारत का शासक बन बैठा।
भारत का शासक बन गया। तो अब हम जो है बात करेंगे ठीक है, आगे बात समझ। तो ये आप विशेष बातें, कुछ लोग कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि सी जी प्रथम को, देखो सी जी का मतलब समझ जाना अब क्या, या पूरा लिख ही देता हूं, चलिए, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम होगा, ठीक है, कि चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा जी याद रखिएगा कि इसने अपने राज्यारोहण के दिन, इसने अपने राज्यारोहण के दिन, राज्यारोहण का मतलब जिस दिन इसने राजाभिषेक करवाया, जिस दिन ये राजा बना, उस दिन की बात कर रहा हूं मैं। किस दिन की? उस दिन की। तो राज्यारोहण के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को, 319 ईस्वी को एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। अगली बात कि गुप्त वंश का प्रथम शासक था, जिसने गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा कि इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, तथा कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित करवाए। कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए।
और ऐसा करने वाला भी प्रथम शासक माना जाता है, प्रथम शासक। ठीक है, अगली बात कि कुमार देवी भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी मानी जाती है या महारानी। भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी या फिर हम, क्योंकि महारानी भी बनी है ये, ठीक है, या महारानी मानी जाती है, जिसके नाम के सिक्के चलाए गए। ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि वैशाली का कुछ भाग, वैशाली का कुछ भाग जो है इस विवाह के उपरांत प्राप्त हुआ था किसको, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे बात समझे। एक बात और दिमाग में याद रखना, अब ये हालांकि ज्यादा प्रामाणिक नहीं मानते, लेकिन फिर भी कई इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त प्रथम की 2 संतानें थी, उसमें से एक तुल्यकुलुज और दूसरा समुद्रगुप्त। दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इस उत्तराधिकार संघर्ष में समुद्रगुप्त ने तुल्यकुलुज को मार डाला और तुल्यकुलुज को मारने के बाद में वो स्वयं शासक बना। चलिए, अगली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। समुद्रगुप्त का शासनकाल का जो समय माना जाता है वो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका है, समुद्रगुप्त का। 335 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी से लेकर के 375 375 ईस्वी तक का जो समय है वो समय किसका माना जाता है, समुद्रगुप्त का माना जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें समस्त जानकारियां जो हमें मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। अब आप लोगों के दिमाग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी संशय बचा होगा प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका मौर्य काल के दौरान कि ये वही प्रयाग प्रशस्ति है जिसका अंकन जो है कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख था, इस प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर करवाया गया था, जिसे बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवा दिया गया था। और उसी के ऊपर हमें अकबर या बीरबल का लेख मिलता है, जो कि बीरबल के द्वारा लिखा गया। उसी के ऊपर हमें जहांगीर का लेख मिलता है और इसी पर हमें क्या मिलती है बेटा जी, प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। इसे हम लोग इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम। देखो अब क्या है ना कि प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए यूज टू हो गया है, सबको पता है प्रयाग प्रशस्ति। तो अब क्या बोल देंगे कि समुद्रगुप्त की जानकारियां सबसे ज्यादा हमें कहां से मिलती है। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारियां मिलती है हमें, वो हमें कहां से मिलती है बेटा जी, याद रखिएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख से। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख हम लोग बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट?
यदि हम बात करें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभलेख की, तो इसकी जो रचना की गई थी वो रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा। और ये जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के सबसे बड़े विद्वान कवि माने जाते थे, राज दरबारी हुआ करते थे। और केवल इतना ही नहीं, इस हरिसेन के पास में बहुत सारे प्रशासनिक पद भी हुआ करते थे, जिससे हमें ये पता लगता है कि गुप्त काल में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जा सकते थे। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। लेकिन यहां से आपका प्रश्न बन जाएगा, और प्रश्न क्या बन जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है। तो उत्कीर्ण देखिएगा, आप दिमाग में ऐसे सोच लेना कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो सर्दियों के समय में की गई थी, और सर्दी में तिल के लड्डू ज्यादा खाते हैं ना महेंद्र जी, इसलिए याद रखिएगा तिल भट्ट। क्या याद रखिएगा? तिल भट्ट। दोस्तों बात करें हम यदि प्रयाग प्रशस्ति की, बात हम किसकी करें? प्रयाग प्रशस्ति की, तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है। हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है उसकी मैं बात आप लोगों के सामने कर रहा हूं। ठीक है, जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो हमें कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको कहा, मैंने कहा कि इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? विशुद्ध संस्कृत भाषा है, मतलब बिल्कुल शुद्धतम स्वर रूप लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में ये लिखी हुई है। शैली की यदि हम बात करते हैं तो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में इसको रचित किया गया है। गद्य मतलब क्या हो गया आपका? उसकी व्याख्या, और पद्य मतलब क्या चीज? श्लोकों की व्याख्या की गई है वहां पर। ठीक है, तो गद्य और पद्य, और जब गद्य और पद्य दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो इस चीज को हम बेटा जी क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, चंपू बोलते हैं हम लोग। हमने चंपू काव्य की भी बात करी थी। लिपि की यदि हम बात करते हैं तो लिपि इसकी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में ये उत्कीर्ण है। भाषा कौन सी है? संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत है। शैली कैसी है? गद्य और पद्य दोनों है। क्या है? गद्य और पद्य दोनों है। आगे बात समझ में क्लियर है। और गद्य पद्य को हम बोलते हैं चंपू। क्या बोलते हैं? चंपू। क्या क्या विवरण मिलता है इसके ऊपर? तो विवरण की यदि हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर जो है एक तो 100 घावों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये इस प्रकार का अंदाजा लगाया गया कि ये जो इसे 100 घाव जो मिले थे वो वस्तुतः जो है 100 युद्धों में विजेता रहा होगा, 100 युद्ध इसने लड़े होंगे, और इसीलिए उसको इस प्रकार के घाव मिले होंगे। तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है, और साथ ही साथ समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर 100 घावों का भी उल्लेख किया गया है। कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। बेटा याद रखना, इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपका बन जाता है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। आगे बात समझ में क्लियर है। दूसरी बात क्या कि किस चीज का उल्लेख नहीं मिलता, किस चीज का हमें उल्लेख नहीं मिलता? तो बेटा जी याद रखिएगा, उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। कौन सी चीज का उल्लेख नहीं मिलता? अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो उल्लेख किस चीज का मिलता है? एक तो समुद्रगुप्त की एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। क्या उपाधि थी? तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी जिसका नाम था धर्म प्रचार बंधु। क्या नाम था? धर्म प्रचार बंधु नामक उपाधि का उल्लेख मिलता है। कहां से उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों कि समुद्रगुप्त और इस समुद्रगुप्त के जो सैन्य अभियान थे, इन अभियानों के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। कहां से? प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से? प्रयाग प्रशस्ति से। किस प्रकार से इसने उत्तरापथ विजय की, आर्यावृत का युद्ध लड़ा, किस प्रकार से इसने दक्षिणापथ जो है, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत की विजय की। तो यहाँ पर कुछ उल्लेख मिलते हैं, कितने कितने क्या क्या युद्ध लड़े गए, प्रयाग प्रशस्ति की कौन कौन सी पंक्तियों में ये उल्लेख मिलते हैं, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें पहले मैं आप लोगों के लिए, इतना जितना हमने पढ़ा है वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो समुद्रगुप्त का समय एक तो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बारे में यदि हम बात करें, हमें जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जानकारी तो याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति को बेटा जी याद रखिएगा क्या कहा जाता है? इलाहाबाद स्तंभलेख। क्या बातें याद रखनी है इसमें विशेष? किसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी? हरिसेन, जो कि इसके प्रमुख कवि विद्वान थे। यहीं से आपका प्रश्न आता है कि इस प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया? तो उत्कीर्ण कराने का श्रेय तिल भट्ट को जाता है। किसको जाता है? तिल भट्ट को इस प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराने का श्रेय जाता है। नंबर 3, क्या चीज? इसकी भाषा क्या है? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में रचित है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, शैली कौन सी है? शैली तो बेटा जी याद रखिएगा शैली कौन सी है? गद्य और पद्य दोनों है। गद्य प्लस पद्य, और इसी को हम बोलते हैं क्या? चंपू। अगला प्रश्न आपका बनता है कि लिपि क्या है इसकी? लिपि क्या है? तो लिपि याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है।
ठीक है, तो देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति, ये वही प्रयाग प्रशस्ति है जिसके बारे में हम लोग बात वस्तुतः कर चुके। ठीक है, यहां पर अशोक के बारे में लाइनें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। क्या मिलती है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है बेटा जी। और फिर उसके बाद में जो है अकबर का लेख मिलता है। किसका? अकबर का लेख मिलता है। और फिर इसके बाद में इसी के ऊपर क्या मिलता है? जहांगीर का लेख भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछली क्लास जब मैं देख रहा था, आप लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी केवल और केवल दिल्ली टोपरा पर 7 लाइनें मिलती है, बाकी सभी पर 6 लाइनें मिलती है, तो जो है स्तंभ लेखों की संख्या 7 कैसे हुई? एक लाइन का मतलब एक स्तंभ लेख बताया था बेटा मैंने। सबसे ज्यादा लाइनें कितनी है? 7 है, इसीलिए 7 स्तंभ लेख हो गए। ठीक है, आगे बात समझ, जो कि 6 स्थानों से मिलते हैं। स्थान कितने हैं? 6। लाइनें कितनी है? 7। एक लाइन का मतलब एक स्तंभ लेख हो गया। स्तंभ के ऊपर लिखा गया, लाइन का मतलब एक लेख है। आगे बात समझ क्लियर है ना? लाइन का मतलब वहां पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये हो गई एक लाइन, नहीं, पूरा का पूरा एक पेरा होता था जिसमें पूरा जितना भी जो संदेश है वो संदेश दिया जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए, तो अब ये डाउट आप लोग दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्रयाग प्रशस्ति की। ठीक है, क्या क्या विवरण मिलते हैं इसमें? विवरण क्या क्या है देखिए बेटा। तो पहली बात तो एक तो विवरण के बारे में मैंने आपको कहा कि साहब समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि समुद्रगुप्त के शरीर पर कुल 100 घाव थे। तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। युद्धों का विजेता बताया गया है। अच्छा, प्रशस्ति का मतलब तो समझते हैं आप। प्रशस्ति क्या होता है? जिसमें किसी शासक की, किसी राजवंश की, किसी राजा की प्रशंसा की जाए। प्रशंसा इति प्रशस्ति। जहां पर प्रशंसा की जाए वही आपका क्या होता है बेटा जी? प्रशस्ति होता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के शरीर पर 100 घावों का उल्लेख भी किया गया है। 100 घावों का भी इसमें क्या किया गया है? उल्लेख। वो ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के शरीर के ऊपर कुल 100 घाव थे। और इसीलिए नोट लगा करके एक बात लिख रहा हूं कि नोट, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का क्या कहा है उसने? नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? याद रखिएगा बेटा जी, विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। और नेक्स्ट बात की, इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। समुद्रगुप्त को
या समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है, उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। ये अगला आपका तथ्य जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस संदर्भ में रहने वाला है, याद रखिएगा बेटा जी कि इसमें किसमें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको कहा कि समुद्रगुप्त ने जो जो सैन्य अभियान किए, सैन्य अभियानों का उल्लेख कहां पर मिलता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। एक तरीके से एक बार आपने यदि ढंग से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को समझ लिया तो आपका मतलब ये हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त समाप्त हो जाएगा। आगे बात समझ क्लियर है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त काल में जो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया गया, वो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके शासन काल में हुआ है? सर्वाधिक जो साम्राज्य विस्तार हुआ है, वो साम्राज्य विस्तार किसके शासन काल में हुआ है? समुद्रगुप्त के शासन काल में। और उसके पीछे कारण क्या था? समुद्रगुप्त स्वयं। समुद्रगुप्त स्वयं, क्योंकि ये सबसे महानतम शासक माना जाता है। कौन से वंश का? गुप्त वंश का। किसको माना जाता है बेटा जी? याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। ऐसे ही थोड़े ही समुद्रगुप्त को सबसे महान शासक की उपाधि दे देंगे, ठीक है? उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, क्योंकि इसने उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम, सभी तरफ इसने जो है अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार कर दिया। इसने समस्त राजाओं को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और न केवल भारतीय राजा, अपितु क्या चीज? अपितु विदेशी शासकों को भी इसने पराजित किया। विदेशी जो यहाँ पर शासक हुआ करते थे, जैसे हम बात करेंगे शकों की, हम बात करेंगे कुषाणों की, तो इन शक, कुषाण, ये जो लोग थे, इन्होंने भी भारतीय इस समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। किस प्रकार से इसका साम्राज्य विस्तार हुआ, इस साम्राज्य विस्तार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिएगा, आपका ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये खतरनाक वाला आदमी जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कौन है बेटा जी? समुद्रगुप्त। और इस एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समुद्रगुप्त की कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर विजय हुई, उस विजय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है?
तो देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, बढ़िया बनाया ना, फूट रो। ये सब काला कत्ता की देन है ना, और इसी से मैं सीखता हूं और इसी से चीजें प्रयास करता हूं बनाने का। खैर देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, यहां कौन कौन से इसने साम्राज्य विस्तार किए, कहां कहां क्या क्या किया, और इसका उल्लेख हमें कहां कहां देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। तो अश्वमेध यज्ञ उसने समुद्रगुप्त ने करवाया अवश्य था। इसका मतलब यह था कि जब उसने अश्वमेध यज्ञ संचालित करवाया, उससे पूर्व प्रयाग प्रशस्ति लिखी जा चुकी थी। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें बेटा जी कहां मिलता है, तो समुद्रगुप्त के द्वारा प्रचलित कुछ 6 प्रकार के सोने के सिक्कों की आगे हमें चर्चा करने वाला हूं। इन 6 प्रकार के सोने के सिक्कों में ही एक सिक्का था जिसका नाम था अश्वमेध प्रकार का सिक्का, और इसी अश्वमेध प्रकार के सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त की एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है अश्वमेध पराक्रमांकः। क्या नाम था? अश्वमेध पराक्रमांकः नामक उपाधि मिलता है, और वहां पर उसे अश्वमेध यज्ञ करते हुए दर्शाया गया है। इसलिए समुद्रगुप्त की अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख उसके सिक्कों में मिलता है। उससे प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति की नंबर 1, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके। देखिएगा, यहां हम थोड़ी से जो है पॉइंट लगा रहा हूं। यह आपका उत्तरी भाग है, यह आपका क्या है? उत्तर है। यह आपका क्या है बेटा जी? दक्षिण है ना। यह आपका पूर्व वाला भाग है, और यह आपका पश्चिमी भाग है। प लिख रहा हूं केवल। तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में जो जो इसने अभियान किए, सबसे पहले उत्तरी भारत की हम बात करते हैं। तो उत्तर भारत में देखो, सिर से याद रखना, उत्तर भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं ना। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, उत्तर में सबसे पहले यदि हम बात करें, ये देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम हम यहां पर और ले लेते हैं। यह आपका उत्तरी भारत है, यह आपका दक्षिणी भारत है, यह आपका पूर्वी भारत है, और यह आपका बेटा जी पश्चिमी भारत है। ये 4 भाग हो गए इसके। ठीक है, अब समझना इस चीज को कि उत्तर भारत, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? समुद्रगुप्त है। उत्तर भारत में सबसे पहले आर्य लोग आकर के बसे थे वैदिक सभ्यता के दौरान, इसलिए इस उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं? आर्यावृत के नाम से भी बोलते हैं। वैदिक सभ्यता में ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी, पढ़ाई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में उसने आर्यावृत के युद्ध लड़े, और आर्यावृत के कुल 2 युद्धों का उल्लेख मिलता है। इन 2 युद्धों में, आर्यावृत के 2 युद्धों में जो है, उसने आर्यावृत के कुल 12 राजाओं को पराजित किया, और इन 12 राजाओं में बहुत बुरी हालत इनकी कर दी, और हालत खराब करने के बाद में प्रत्यक्ष रूप से वहां पर शासन स्थापित किया। गणपति नाग, इस प्रकार के शासकों का कुछ यहां पर उल्लेख मिलता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसने 12 राजाओं को पराजित किया, और 12 राजाओं को पराजित करने के बाद में उत्तर भारत में उसने क्या किया? उसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। याद रखिएगा, उत्तर भारत में उसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया कौन से भारत में? उत्तर भारत में। सीधा सीधा शासन मारा पाटा और अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया है। किसने किया है बेटा जी? समुद्रगुप्त ने। और इस आर्यावृत युद्धों के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति के, मैंने कहा ना, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके काम स्टार्ट करते हैं। तो 21वीं पंक्ति में आर्यावृत युद्ध का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में हमें आर्यावृत युद्ध का उल्लेख मिलता है। और यहां पर जो इसने नीति अपनाई आर्यावृत के युद्ध में, उस नीति को कहा जाता है प्रसभोदरण की नीति।
क्या कहा जाता है उसको? प्रस्भोद्रण। प्रस्भोद्रण का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना, बालों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। उत्तर है, ठीक है ना? उत्तर में क्या करना है? बालों को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है उत्तर भारत में उसके द्वारा कौन सी नीति का अनुसरण किया गया, और तो याद रखिएगा कि प्रस्भोद्रण नीति का उसने अनुसरण किया। प्रस्भोद्रण का शाब्दिक होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। और लॉजिकल प्रश्न यह बन सकता है कि उत्तर भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो प्रत्यक्ष शासन उसने स्थापित किया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा उत्तर भारत में हमने एक बात कर ली आर्यावृत का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? आर्यावृत युद्ध। आर्यावृत का युद्ध लड़ा, और इसमें जो नीति उसके द्वारा अपनाई गई थी वो नीति कौन सी थी बेटा? याद रखिएगा, प्रस्भोद्रण नीति। कौन सी थी? प्रस्भोद्रण की नीति अपनाई। और प्रस्भोद्रण का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, तो प्रस्भोद्रण की नीति अपनाई। ठीक है, उल्लेख कहां पर मिलता है? याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन में, प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सी पंक्ति में बेटा जी? 21वीं पंक्ति में। 21वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है किसका? आर्यावृत युद्ध का। ठीक है, और वहां पर जो उसने नीति अपनाई वो नीति कौन सी थी? प्रस्भोद्रण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। कुल 12 राजाओं को इसने पराजित किया। ठीक है, ये बात आपके लिए विशेष स्मरणीय हो जाती है। उत्तर के बाद में यहां आ जाते हैं हम दक्षिण, और दक्षिण के जो इसने युद्ध लड़े वो दक्षिणापथ विजय। कौन सी बेटा जी? याद रखिएगा कि दक्षिणापथ विजय। कौन सी विजय? दक्षिणापथ विजय। और इस दक्षिणापथ विजय का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? पहला प्रश्न आपका यह बनता है, तो 21 से पहले क्या आएगा? 20 से पहले क्या आएगा? 19। 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ विजय का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति में हमें उल्लेख मिलता है कौन सी विजय का बेटा जी? याद रखना, दक्षिणापथ विजय का। और इस दक्षिणापथ विजय में भी इसने जो है 12 राजाओं को पराजित किया। यहां पर 12 राजाओं को पराजित किया। देखो, आर्यावृत के युद्ध में कितने राजाओं को? 12 राजाओं को पराजित किया। मतलब 12 का आंकड़ा खतरनाक था। ठीक है, और इधर यदि हम बात करें दक्षिणापथ में, तो दक्षिणापथ में भी बेटा जी याद रखना कितने राजाओं को जो है पराजित किया? 12 राजाओं को पराजित किया। 12 राजाओं को पराजित किया दक्षिणापथ में। और यहां पर जो इसने नीति अपनाई दक्षिण भारत में, उस नीति को क्या कहा जाता है? उस नीति को कहा जाता है गृहण मोक्ष अनुग्रह। क्या कहा जाता है? गृहण मोक्ष अनुग्रह। मोक्षानुग्रह साथ में लिख दिया मैंने। कौन सी नीति अपनाई उसने? गृहण मोक्ष अनुग्रह। गृहण मोक्ष अनुग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, उसके ऊपर अधिकार करना, और अनुग्रह के आधार पर अनुग्रह करे, रिक्वेस्ट करे, उस आधार पर उनको मोक्ष कर देना, मतलब फ्री कर देना। उल्लेख हमें कहां मिलता है? 19वीं और 20वीं पंक्ति में। तो किस आधार पर? केवल और केवल कर प्राप्त करता था।
केवल और केवल वो वहां से क्या लेता था, टैक्स लेता था, और टैक्स लेकर के उनको मुक्त कर दिया था। तो इसका मतलब दक्षिण भारत की जो नीति थी उसकी, ये दक्षिण भारत में उसने किस प्रकार की प्रशासनिक नीति अपनाई थी, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, यहां दक्षिण भारत में उसने अप्रत्यक्ष शासन नीति स्थापित की। कौन सा अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया इसने? दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति? अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। अब देखो कितना दूरगामी व्यक्ति है, ठीक है। अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया है किसने? दक्षिण भारत में। कहां पर किया है? दक्षिण भारत में किसने किया है? समुद्रगुप्त ने। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब यह है कि केवल और केवल कर लेकर मुक्त कर दिया, कर लेकर मुक्त कर दिया उनको, केवल और केवल वहां से टैक्स वसूलता था। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य यहां पर है, यदि वो यहां पर शासन संचालित करने के लिए आएगा तो तब तक ये पीछे वाले लोग वापस विद्रोह करके इसके ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो दूरगामी था ये व्यक्ति, इसकी सोच बहुत बढ़िया थी कि इसने ये सारी की सारी बातें, इसने ये प्रयास किया कि यहां से हमें टैक्स वसूलें ताकि साम्राज्य का आर्थिक स्थिति, आर्थिक सुदृढ़ता हो जाए। और इसी 21वीं पंक्ति में और याद रखिएगा यहां पर कि आठविक जनजातियों का भी उल्लेख मिलता है। आठविक राज्यों के ऊपर उल्लेख, विजय की गई आठविक राज्य जो कि जंगलों में निवास करने वाली विशेष प्रकार की जनजाति थी। मौर्य काल के दौरान मैं इसकी चर्चा कर चुका। मैंने आपको कहा कि आठविक, जिन्हें अशोक ने भी धमकी दी थी, चेतावनी दी थी और माफ करने की बात भी कही थी, वही आठविक, उन आठविक राज्यों के ऊपर उल्लेख, विजय का उल्लेख भी हमें 21वीं पंक्ति से मिलता है। ये नोट लगा के आगे बात में लिख दूंगा, अभी केवल और केवल दिमाग में आपको इस बात को याद रखना है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब समझ गए कि आप ग्रहण करना, अधिकार करना और अनुग्रह करने के बाद में उनको मुक्त कर देना, ठीक है। अनुग्रह करने के बाद में उनको क्या कर देना? मुक्त कर देना। हम इधर बात कर लेते हैं थोड़ी सी पूर्व की तरफ। पूर्व में जो विदेशी शक्तियां थी, पूर्व में जो विदेशी शक्तियां थी, इस विदेशी जैसे शक हो गए, जैसे कुषाण हो गए, इन शक और कुषाणों ने जब समुद्रगुप्त का ये रौद्र रूप देखा, क्योंकि एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त का है, इस भानुगुप्त के एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त को रुद्र जो है रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है, जबकि प्रसन्न होने पर कुबेर के समान बताया गया है। तो उन्हें यह लग गया कि भाई साहब ये तो बहुत आदमी बड़ा खतरनाक है। तो जो विदेशी शक्तियां थी इधर पश्चिम भारत में, जब हमने बात की थी, जब वो पहली क्लास याद करिएगा जब मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, शक और कुषाण वगैरह ये जो थे, कुषाण ऊपर भारत में, तो उत्तर पश्चिम वाले ये जो लोग थे, इन उत्तर पश्चिमी जो विदेशी जो ये पावर्स थी, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वयं आकर के स्वीकार कर ली। किस आधार पर कैसे अधीनता स्वीकार करी? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। उन्होंने गुप्तों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गुप्तों के साथ में किस प्रकार के संबंध स्थापित किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पीछे क्या कारण था? ताकि गुप्तों का उन्हें सानिध्य प्राप्त हो जाए, गुप्तों का उन्हें सानिध्य प्राप्त हो जाए। वो यहां पर इसके दरबार में आते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में आकर के, और कहते हैं जी ये आपका राजकुमार बड़ा हो गया ना, आपको चिंता ही नहीं है क्या थोड़ी बहुत? इसकी चिंता नहीं है क्या? बड़ा हो गया, मेरी बेटी बैठी है ना, करो ना इसका ब्याह। तो जबरदस्ती अपनी राजकुमारियों का विवाह गुप्त राजकुमारों के साथ में करके और इनका यहां जो है सानिध्य प्राप्त कर लिया, और फिर गुप्तों की मोहर लेते थे और मोहर लेकर के उसी मोहर के अधीन वो अपना प्रशासन संचालित करते थे। इसका जो उल्लेख मिलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति की 23 और 24वीं पंक्ति में हमें देखने को मिलता है। यहां पर उल्लेख मिलता है आत्मनिवेदन कन्योपायन। कौन सी नीति थी बेटा? याद रखना, आत्मनिवेदन कन्योपायन, स्वयं विषय भुक्ति शासन याचना। गरुड़ मंदक स्वयं विषय भुक्ति शासन याचना। गरुड़ मंदक का मतलब है कि जो गुप्तों की गरुड़ वाली जो मोहर थी, क्योंकि वैष्णव अनुयायी थे गुप्त,
हिंदू धर्म का पुनरुद्धार काल कहलाता है। धार्मिक उन्नति हुई, एक बार पुनः हिंदू धर्म की स्थापना होती है। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो गरुड़ का अंकन था, भगवान विष्णु के जो है वैष्णव और शैव अनुयायी हुआ करते थे। कौन? गुप्त शासक। इसलिए गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह था। तो उसकी मोहर प्राप्त करके अपनी कन्याओं का विवाह कर देते थे। किसके साथ में? गुप्त राजकुमारों के साथ में। और इस प्रकार से उन्होंने अधीनता स्वीकार करी। कौन कौन सी? विदेशी शक और कुषाण जनजातियों ने। तो याद रखिएगा कि पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा इधर। तो विदेशी शक्तियां, जैसे विदेशी शक्तियां जैसे शक, कुषाणों पर विजय, कुषाणों पर विजय। और बेटा याद रखना कि इसका जो उल्लेख है, उल्लेख कहां पर मिलता है हमें? तो याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की, अब तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति याद रखना आप। तो 23वीं और 24वीं पंक्ति में कौन सी नीति अपनाई उन्होंने? तो देखिएगा, नीति की बात कर लेते हैं हम लोग। नीति क्या थी इनकी? तो पहली बात याद रखिएगा कि आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब है स्वयं दरबार में उपस्थित होकर के। नंबर 2, इसी में कन्योपायन। कन्योपायन, अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त राजकुमारों के साथ में। अरे गुप्त कहते थे नहीं नहीं, हमारा तो बेटा अभी छोटा ही है, राजकुमार इतना कहां बड़ा हुआ है। और ये कहते थाने का ही पुतो उगो मोटो। तो चलो जी दुख पाएगो, मारे छोरी यहीं बैठी है, कर दो ब्याह, ठीक है। खैर, तो आत्मनिवेदन, कन्योपायन। और नंबर 3, गुरुत मंदक। गुरुत मंदक, स्वय विषय। गुरुत मंदक, स्वय विषय, स्वय विषय, भुक्ति, शासन याचना, शासन याचना। अर्थात स्वयं दरबार में उपस्थित होकर के अपनी कन्याओं का विवाह करके, और गुरुत मंदक मतलब इनकी गरुड़ रूपी मोहर प्राप्त करके अपने विषय, विषय का मतलब तहसील, भुक्ति का मतलब क्या है? राज्य। अपनी तहसील या राज्य का शासन संचालित करने के लिए इस प्रकार से उनकी जो है गुप्तों की मोहर प्राप्त कर लेते थे। तो ये नीति अपनाई थी किसके द्वारा? विदेशी शक्तियों के द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान देना बेटा, प्रत्यक्ष शासन नीति उत्तर भारत में, अप्रत्यक्ष शासन नीति कहां पर बेटा जी? याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में। और लास्ट नीति यदि हम पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिए बेटा, यहां पर आपका फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है। पूर्व में क्या याद रखना है आपको? ठीक है, यहां तो आपकी पश्चिमी शक्तियां हो गई, शक और कुषाण, शक कुषाण, ठीक है, ये विदेशी क्षेत्र जो थे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ये वाला भाग। इधर पूर्व में जो है उत्तर पूर्व की यदि हम बात करें तो उत्तर पूर्व में जो राज्य हुआ करते थे, सीमावर्ती जो राज्य थे, इन सीमावर्ती राज्यों के ऊपर विजय का उल्लेख मिलता है हमें 22वीं पंक्ति में। और यहां पर क्या चीज की गई? यहां पर यह चीज की गई कि सर्व कर दानम आज्ञाकरणम प्रणाम आगमनम, सारा का सारा जो है कर दे करके, सर्व कर दानम, पूरा का पूरा कर दे करके, आज्ञाकरणम
क्या चीज? आज्ञा करणम। आज्ञा करणम का मतलब क्या है? आज्ञा मिलने पर। क्या चीज? आज्ञा मिलने पर। परिणाम आगमनम। क्या चीज बेटा? परिणाम आगमनम। परिणाम आगमनम का मतलब ये था कि जब जब जो है गुप्त शासक उन्हें आदेश देंगे, गुप्त शासक उन्हें आदेश देंगे, तब तब वो दरबार में आएंगे और दरबार में आकर के वो जो है हुक्म हाजिरी बजाएंगे। क्या बजाएंगे? हाजिरी बजाएंगे। तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व विजय उल्लेख एक तो 22वीं पंक्ति में मिलता है, 22वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा बेटा कौन सी नीति? सर्व कर दानम। सर्व कर दानम, कर दानम, आज्ञा करणम, आज्ञा करणम और प्रणाम आगमनम, प्रणाम आगमनम। कौन सी नीति का अपना जो है उन्होंने किया था अनुसरण? सर्व कर दानम, आज्ञा करणम, प्रणाम आगमनम। इस नीति के तहत उन्होंने समुद्रगुप्त की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगली क्लास में हम बात करेंगे थोड़ी सी कुछ और विशेष बातें कि इन समस्त विजयों का जो था उद्देश्य क्या था। तो धरणी बंध अर्थात संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे समुद्रगुप्त। और विशेष रूप से हम बात करेंगे दक्षिणापथ विजय की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर राय चौधरी ने इस दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय की उपाधि प्रदान की है, धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। टिल देन, थैंक यू सो मच।